हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्न कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। आज के ललन टॉप प्रश्न में मैंने ललन टॉप प्रश्नों का आंसर इसमें टाइप कर दिया है इस PDF में, ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के अपने 29 मार्च के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? तो वह थाईलैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में व्याख्या है कि थाईलैंड के PM कौन है? श्रेथा थाविसिन है। अभी जो है हाल ही में थाईलैंड के संसद, जिसे कहते हैं लोअर हाउस में, एक बिल पेश किया गया है जिसे कहते हैं विवाह समानता विधेयक, और यह जो है लोकसभा से पास हो गया, यानी लोअर हाउस से पास हो गया है। और यह बिल अब जो है कहाँ जाएगा? किंग के पास जाएगा, थाईलैंड के किंग के पास जाएगा। और किंग जब इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे तो यह जो है बिल जो है कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समलैंगिक विवाह क्या बन जाएगा? वैध हो जाएगा। तो थाईलैंड में पहली बार जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। इस प्रकार से थाईलैंड जो है एशिया का तीसरा देश बन गया है जिसने समलैंगिकता पर कानून बनाया है। तो पहला देश कौन सा है एशिया का? ताइवान है, दूसरा नेपाल है, अब तीसरा बन गया है थाईलैंड, जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। अगर बात करें कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिकता को कानूनी अधिकार दिया है? तो वह है थाईलैंड। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड है। अगर एशिया की बात करें तो तीसरा देश है, पहला ताइवान, दूसरा नेपाल और तीसरा थाईलैंड है। अब थाईलैंड के बारे में जानकारी देख लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की मुद्रा है बाहद। और थाईलैंड के PM है थाविसिन। और थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे ललन टॉप प्रश्न में, जिसमें आप सभी को आंसर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। और यह किस महाद्वीप में है? तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है। दूसरा ललन टॉप प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो नवतेज कौर केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आसियान की स्थापना किस घोषणा पत्र से हुई थी? तो आसियान संगठन की स्थापना जो है बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। अगर बात करें आसियान की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और आसियान में शामिल 11वां देश कौन सा है? तो वह है तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है? हनोई। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डोंग। कंबोडिया की राजधानी है नॉम पे है। इसके बाद ब्रुनोई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान, यहाँ की मुद्रा क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट देखें तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, म्यांमार की राजधानी का नाम है नापीता और यहाँ की मुद्रा है क्यात। सेकंड प्रश्न हम लोगों का करंट अफेयर का है, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसका पहली बार आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हो रहा है। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे IAEA कहते हैं। अगर बात करें कि IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शांति के लिए परमाणु, यानी कि परमाणु ऊर्जा को किसी पर हमला करने के लिए ना बनाकर इसे जो है बिजली उत्पादन और जो है आपका जो ऊर्जा प्रदूषण, मतलब जो आपका कार्बन प्रदूषण है, इसको कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है IAEA का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है, ये आपको याद रखना है। और पहली बार जो है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ है।
अब देख लेते हैं कि ब्रुसेल्स में किस किस संगठन का हेडक्वार्टर है, यानी कि ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है। तो एक तो है आपका नाटो का, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। अगर बात करें कि नाटो का 32वां देश कौन सा है, तो स्वीडन है। और नाटो का 31वां देश कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो नाटो का 31वां देश है फिनलैंड। और ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय, इसके बाद ईयू यानी यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। और यूरोपियन यूनियन का जो है स्थापना किस संधि से होता है, तो रोम की संधि से होता है 1955 में। यूरोपियन यूनियन में जो है कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 27 सदस्य देश हैं। अभी यूरोपियन यूनियन से कौन से देश ने एग्जिट कर लिया था, यानी किस देश ने बाहर हो गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूके, यानी लंदन जो है इस संगठन से, इंग्लैंड जो है इस संगठन से अलग हो गया था। किसके माध्यम से, तो ब्रेग्जिट के माध्यम से अलग हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मॉन्ट्रियल। जो बाकी के ऑप्शन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे है मॉन्ट्रियल में जो है 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण दिवस ओजोन दिवस मनाया जाता है, मतलब ओजोन संरक्षण मनाया जाता है। इसके लिए जो है सम्मेलन किया गया था, कहाँ पर, ओजोन संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया था मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। वाशिंगटन डीसी में जो है 2 संगठनों का मुख्यालय है, एक तो WB का और दूसरा IMF का। वर्ल्ड भी मतलब हो जाता है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन में है। और वाशिंगटन जो है किसकी राजधानी है, तो यह USA की राजधानी है। तीसरा देखें तो ओपेक का ओपेक, यह जो है क्या है, तो यह जो पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्री हैं इनका एक संगठन है जिसे कहते हैं ओपेक। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह वियना में है। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बगदाद में हुई थी। ओपेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो इसके 12 सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में अंगोला देश जो है ओपेक से एग्जिट हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आप सभी के लिए प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षा सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है, यानी कि AI के लिए सेफ्टी समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ब्लेचले में किया गया था। और ब्लेचले स्थान कहाँ पे है, तो यह UK यानी लंदन में है। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो यह साउथ कोरिया में हुआ है। इसकी राजधानी का नाम है सियोल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या नाम है, तो सियोल है। नेक्स्ट देखें तो परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, ओपेनहाइमर है। अभी ओपेनहाइमर को जो है 96वें क्रम का जो ऑस्कर अवार्ड था इसे दिया गया है। ठीक है, तो 96वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। और ओपेनहाइमर जो है यह परमाणु बम के जनक भी हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्टूडेंट, क्योंकि इसका ऑप्शन नीचे हो गया है और आपकी ये पहली बार गलती हुई है तो क्षमा करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पूछा गया है 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुनील छेत्री जी। कौन है, तो सुनील छेत्री जी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का मैच खेला है। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो सुनील छेत्री जी इन्होंने 150 प्लस अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है और इस प्रकार से ये पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी भी बन जाते हैं। अगर बात करें कि विश्व के 8वें खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिन्होंने 150 से अधिक मैच खेले हैं और अभी इन्होंने हाल ही में 150वां मैच किसके खिलाफ खेला था, तो इंडिया और वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में इन्होंने अपना 150वां मैच खेला था। और इस मैच में जो है, इस फुटबॉल मैच में भारत हार जाता है और अफगानिस्तान जीत जाता है। ये हैं आपके सुनील छेत्री जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर गोल करने के मामले में देखा जाए तो सुनील छेत्री विश्व के तीसरे खिलाड़ी हैं और गोल करने में पहला खिलाड़ी है रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं और दूसरे हैं मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं, तो वह है रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के हैं। कितना मैच खेले हैं, तो 205 मैच खेले हैं। और सुनील छेत्री 150 मैच खेले हैं, किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ इनका 150वां मैच था। ये हैं आपके रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है, तो संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका भी आंसर नीचे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। और अब मैंने बताया संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, ये दोनों जो है किस खेल के ट्रॉफी हैं, तो फुटबॉल के। संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप किसके
किस खेल की ट्रॉफी है? तो यह फुटबॉल का ट्रॉफी है। अब देखें रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो यह फुटबॉल से है। और सुब्रतो कप भी किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल का कप है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भूटिया लेप्चा सिक्किम में। ठीक है। पहले फीफा विश्व कप के विजेता कौन थे? तो पहले फीफा विश्व कप का विजेता कौन था? तो यह था उरुग्वे। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन में हुआ था मोंटेवीडियो में, जो कि उरुग्वे की राजधानी है। और जीता कौन था? तो उरुग्वे ही जीता था। अगर बात करें कि 22वें क्रम का जो फीफा था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो कतर दोहा में किया गया था। और इसका विजेता था अर्जेंटीना और उप विजेता था फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में फार्मास्यूटिकल कंपनी अक्कुस द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? ओरल मतलब होता है मौखिक, जैसे कि ड्रॉप के माध्यम से जो मुंह के अंदर से 2 बूंद डाली जाती है, उस प्रकार की दवा बनाई गई है। किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो यह बनाया गया है अक्कुस के द्वारा। ठीक है, अक्कुस के द्वारा बनाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगर बात करें कि पहला स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकल सेल से है। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो अक्कुस कंपनी यह किस प्रकार की कंपनी है? तो यह फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवा बनाती है। और यह कंपनी कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में है। अगर बात करें कि जो है यह फार्मास्यूटिकल कंपनी किस प्रकार की दवा बनाती है, तो जो है किस कंपनी के लिए भी हाल ही में दवा बनाई है? तो से रोग सिकल सेल एनीमिया के लिए बनाई गई है, जो कि बच्चों के उपचार के लिए यह दवा बनाई गई है। और दवा का क्या नाम है? तो हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन तैयार किया गया है। और यह दवा जो है यह स्वदेशी दवा है। और यह जो विदेशी दवा, जो विदेश में आपका सिकल सेल एनीमिया के लिए जो दवा मिलता है, उसकी कीमत पर जो है, विदेश की कीमत पर यह दवा कितने में उपलब्ध हो जाएगा? तो विदेश के अगर दवा के मूल्य को देखा जाए तो उस पर, उसके हिसाब से यह दवा 1% पर, विदेशी मूल्य के हिसाब से यह भारत में 1% पर उपलब्ध हो जाएगा। मान लीजिए अगर 10 रुपये का है तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 1 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए भी हाल ही में किस कंपनी ने वैक्सीन तैयार किया है? ओरल सस्पेंशन वैक्सीन तैयार किया है। तो हाइड्रोक्सिकल वैक्सीन तैयार किया गया है किसके द्वारा? तो अंकुश कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिकल सेल रोग किस प्रकार का है? तो यह अनुवांशिक रोग है, यानी कि इसमें रक्त विकार रोग है। यह आदिवासी समूह में ज़्यादातर होता है। ठीक है, जो आदिवासी बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। इसी के लिए जो है वैक्सीन तैयार किया गया है, जो कि ओरल वैक्सीन है। इसमें जो है सिकल सेल रोग में क्या होता है? इसमें आरबीसी का आकार जो है हंसियाकार हो जाता है, जिससे रक्त नहीं बनता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन वर्ष कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया से भारत जो है कब मुक्त हो जाएगा? तो 2047 तक भारत जो है सिकल सेल एनीमिया से मुक्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन में। जैसे एड्स दिया गया था, इसका वायरस क्या है? तो HIV इसका वायरस है। और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिजा टेस्ट होता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बाकी के प्रश्न हैं आप सभी के लिए। हैबिस्योर वैक्सीन किस रोग के लिए बनाया गया है? तो हेपेटाइटिस बी रोग के लिए बनाया गया है। और अगर बात करें कि हेपेटाइटिस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह लीवर को प्रभावित करता है। सर्वावैक्स वैक्सीन किसके लिए बनाया गया है? तो यह सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाया गया है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा सर्वावैक्स वैक्सीन बनाई गई है, जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है। और यह रोग अधिकतर किस में होता है? तो महिलाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया है। और यूरिया का सूत्र है NH2। यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हो रही थी, तो आप देखेंगे तो मैं इसको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है NH2 जो है नीचे होता है। ठीक है, NH2CO, इसके बाद फिर NH2, इसका जो है सूत्र है। ठीक है, शाही रोग किसे कहते हैं? तो शाही रोग जो है हीमोफीलिया को कहते हैं, क्योंकि शाही रोग जो है पहली बार किसे हुआ था? तो ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। तो इसी प्रकार से शाही रोग को हीमोफीलिया रोग कहते हैं। इसमें जो है अगर व्यक्ति को शाही रोग या फिर हीमोफीलिया हो जाता है, तो उसको अगर कहीं पे कट लग जाता है तो रक्त का जो थक्का है वो थक्का नहीं बनता है, यानी जो है ब्लड जो है निकलता रहता है शरीर से। 5वां प्रश्न देखें, हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किसने बनाया है? तो हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग IPL का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने सर्वोच्च स्कोर बना दिया है। इसके बारे में व्याख्या देखें तो IPL 2024
अगर बात करें कि यह किस क्रम का है तो यह 17वें क्रम का है और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है तो टाटा है। और इस अभी जो है फाइनल मुकाबला मतलब एक मैच खेला गया था, परसों एक मैच खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई के बीच में। इसमें जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक के इतिहास में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बना दिया था, 277 रन बना दिया था। और इसमें जो है मुंबई हार जाता है और सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाता है। ठीक है, तो आईपीएल 2024 में सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है तो 277 रन हैदराबाद ने बना दिया है। ठीक है, अब आईपीएल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आईपीएल 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है तो वह मिचेल स्टार्क, और ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इस खिलाड़ी को किस टीम ने खरीदा है तो केकेआर ने खरीदा है। और कितने रुपये में खरीदा है तो 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आईपीएल 2024 का पहला मैच कहाँ हुआ था तो चेपक स्टेडियम में। ठीक है, कहाँ, चेपक स्टेडियम में हुआ था जो कि चेन्नई में है। और किसके बीच में हुआ था तो सीएसके और आरसीबी के बीच में हुआ था और इसमें भी सीएसके जीत जाता है। प्रश्न हमारा है टी20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है तो विराट कोहली हैं। अगर बात करें कि टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है तो वह है क्रिस गेल। ठीक है, कौन है, क्रिस गेल हैं। और इस क्रिस गेल ने कितने रन बना दिए हैं तो 14,500 से ज़्यादा रन बना दिए हैं। लेकिन भारतीय खिलाड़ी पूछ रहा है तो विराट कोहली हैं। अगर दूसरा पूछे तो रोहित शर्मा है। ठीक है, जिन्होंने 11,500 के आसपास रन बनाए हैं। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुई है तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ पर हुई है तो यह यूएसए में हुई है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो यूएसए के मैरीलैंड प्रांत में एक जगह है माल्टीमोर, यहाँ पे जो है अभी हाल ही में एक ब्रिज था जिसका नाम था फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज, जिसका निर्माण हुआ था 1977 में। यहाँ पे जो है इस ब्रिज के नीचे से एक कंटेनर जहाज जा रही थी, जो कि जहाज कहाँ का था, यह सिंगापुर का जहाज था। ठीक है, तो इस ब्रिज के नीचे से एक कंटेनर वाली जहाज जा रही थी, जो जहाज था किसका, सिंगापुर का था। और यह जहाज जो है माल्टीमोर से लेक से कोलंबो की ओर जा रहा था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये आपका ब्रिज है और यहाँ से एक जहाज जा रही थी जो कि सिंगापुर का जहाज था। और यह कंटेनर यानी कि जिसमें माल वगैरह भरे रहते हैं वो कंटेनर वाली जहाज जा रही थी, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसी जहाज के ऊपर जो कंटेनर रखे गए थे वो ज़्यादा ऊंचा था, तो फिर ब्रिज से जो है ये टकरा गया और ब्रिज जो है टूट गया था। ये आपको याद रखना है। और ब्रिज का क्या नाम है तो फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है, जिसका निर्माण 1977 में किया गया था और यूएसए में है। और यूएसए के किस प्रांत में है तो मैरीलैंड प्रांत के अंतर्गत एक शहर आता है बाल्टीमोर शहर, यहाँ पे यह ब्रिज बना हुआ था। ठीक है, जहाज कहाँ जा रहा था तो माल्टीमोर से कोलंबो की ओर जा रहा था। तो आप देख सकते हैं ये ब्रिज टूट गया है और काफ़ी पुराना भी था, 1977 में इसका निर्माण हुआ था। और इसके बाद जो है यहाँ के यूएसए के मैरीलैंड प्रांत में जो है आपातकाल की घोषणा भी कर दी जाती है। आप सभी के लिए अब करंट आपका ललन टॉप प्रश्न है। अब देख लेते हैं कि कामागाटू प्रकरण कब हुआ था तो कामागाटू मारू प्रकरण हुआ था 1914 में। और यह जहाज़ जो है कामागाटा मारू जहाज़ जो है किसका था तो यह जापान का जहाज़ था और कहाँ जा रहा था, वैंकूवर कनाडा की ओर जा रहा था। वैंकूवर में इसे रोक दिया जाता है कनाडा के द्वारा और इसे जो है कनाडा के तटीय सीमा के आसपास से हटा दिया जाता है, यानी कि यह जापान से यहाँ पश्चिम बंगाल से आपका आ रहा था और कनाडा के जो है तटीय प्रांत पे आने के बाद जो है इसे वैंकूवर वाले स्थान पे इसे कनाडा ने अपने यहाँ पे एंट्री नहीं करने दी, तो आपको याद रखना है। और लंबे समय की यात्रा के बाद इस जहाज़ में जो लोग भी बैठे थे उनकी डेथ भी हो जाती है। अब देख लेते हैं कटलैस अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया था तो भारत के आईएनएस तीर ने भाग लिया था। और कटलैस अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो सेशल्स में किया गया था। आईएनएस जटायु अभी हाल ही में कहाँ लॉन्च हुआ है तो लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु लॉन्च हुआ है। अमेरिका के किस प्रांत में हिंदूफोबिया के विरोध के लिए बिल पारित किया गया था तो जॉर्जिया प्रांत में। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 7वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो देख लेते हैं दो संगठनों के बारे में। और सबसे पहले देखेंगे कि एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो सदानंद बसंत जी को नियुक्त किया गया है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका अभी हाल ही में महानिदेशक किसे बनाया गया है तो सदानंद वसंत जी को बनाया गया है। ये किसके स्थान पर आए हैं तो दिनकर जी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं सदानंद वसंत जी, जो कि एनआईए के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें कि एनआईए का स्थापना कब हुआ था तो 2008 के एक्ट के अनुसार एनआईए का स्थापना किया गया था। अगर बात करें कि अभी हाल ही में एनआईए के लिए एक ऐप लॉन्च किया था अमित शाह जी ने, उस ऐप का क्या नाम है तो संकलन ऐप है। नेक्स्ट है हमारा एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस
फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। और इसके अभी हाल ही में महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो पीयूष आनंद बनाए गए हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो सदानंद बसंत जी हैं। और दूसरे जो है एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो पीयूष आनंद जी बने हैं। अब देख लेते हैं लोकपाल संस्था के अध्यक्ष जो है कौन नियुक्त किए गए हैं? ऋतुराज अवस्थी जी नियुक्त किए गए हैं। और इसके लोकपाल संस्था के हेड कौन बने हैं? तो अजय मानिकराव जी बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नवनीत कुमार सहगल, ये कौन है? तो ये प्रसार भारती के हेड हैं। नवनीत कुमार सहगल कौन है? तो ये प्रसार भारती के हेड हैं। इसको मैंने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं। प्रसार भारती के हेड कौन है? नवनीत कुमार है। नेक्स्ट है अनिल लोहाटी कौन है? तो अनिल लोहाटी ये ट्राई के अध्यक्ष हैं। और ट्राई की स्थापना कब की जाती है? तो 1997 में की जाती है। और ट्राई का मतलब होता है कि आपके फ़ोन में जो सिम लगा है इसकी वैलिडिटी क्या होगी, इसके कॉल चार्जेस क्या होंगे। तो इस प्रकार की जो संस्था है उसे ट्राई कहते हैं। और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अनिल लोहाटी जी। किशोर मकवाना ये कौन है? तो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं किशोर मकवाना, यानी NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर मकवाना जी बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी कौन है? तो ये विधि मंत्री हैं, विध नहीं है। तो ये विधि मंत्री कौन है? तो यह है अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। 8वां प्रश्न देखें तो आज के सारे ऑप्शन जो है थोड़े से नीचे हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया। और इसमें बताया गया है भारत में कितने प्रतिशत शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 65.7%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में शिक्षित बेरोजगार युवा कितने हैं? तो 65.7% हैं। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसके द्वारा अभी हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2022 से बेरोजगार जो है युवा कितने हैं भारत में? तो 82.9% है। कितने हैं? तो 82.9% बेरोजगार युवा हैं। इसमें से पढ़े लिखे कितने बेरोजगार युवा हैं? तो 65.7% जो है शिक्षित बेरोजगार युवा हैं। ये आपको डाटा याद रखना है, ठीक है। तो कुल युवा कितने बेरोजगार हैं? तो 82.9% हैं। लेकिन शिक्षित बेरोजगार युवा कितने हैं? तो 65.7% हैं। अगर बात करें तो इस प्रकार का जो है डाटा बहुत ही ख़राब है। आप सभी को पता है कि अगर हमारे देश में कोई पेपर भी होता है तो वो लीक भी हो जाता है, जिससे स्टूडेंट एक ही पेपर को बार बार तैयारी करने के लिए जुटा रहता है, उम्र भी बढ़ती जाती है और इसका कोई सल्यूशन भी निकलता है। पार्टियों का अपना राजनीतिक चुनाव होता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बच्चों के मामले में देखा जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो बेरोजगार युवा है उसे कह सकते हैं कि अगर भारत जो है विश्व गुरु बनने के लिए अगर दावेदारी ठोकता है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है कि अपने बेरोजगार युवा को रोजगार जरूर दे, या फिर स्कूली शिक्षा में इस प्रकार का जो है ढांचा तैयार करे कि ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ ही अपने किसी न किसी रोजगार के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने युवा बेरोजगार हैं? तो 82.9% हैं। और शिक्षित बेरोजगार युवा कितने हैं? तो 65.7% हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसी रिपोर्ट के अनुसार महिला श्रम बल में भागीदारी भी विश्व में न्यूनतम है, यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं वो भी जो है बाहर काम करने के लिए या फिर किसी आपके एजेंसी में या फिर किसी जो है कंपनी में काम करने के मामले में भी भारत की महिलाओं को न्यूनतम वो अधिकार दिया गया है, यानी कि जो है वो काम भी करने वहाँ के लोग नहीं जाने देते। हमारे देश के लोग भी अधिकतर महिलाओं को बाहर काम करने भी नहीं जाने देते हैं। तो ILO की रिपोर्ट को प्रकाशित कौन किया है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को प्रकाशित किए हैं। और कौन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो अनंत नागेश्वरन जी हैं। नेक्स्ट पर देखें, हाल ही में चर्चा में रहे सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? तो सी विजिल ऐप किसका है? तो यह है ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो भारतीय चुनाव आयोग का है। थोड़ा सा आज का ऑप्शन सब कुछ गड़बड़ हो गया है।
तो लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो देखते हैं सी विजिल ऐप, यह किसे लॉन्च किया है, मतलब सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। इसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो है 1+2 का जो है क्या होता है, डाटा होता है। यानी कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक मुख्य अध्यक्ष होते हैं और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। तो मुख्य अध्यक्ष जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन है, तो राजीव कुमार हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो है उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 324 में है। अब देख लेते हैं अभी हाल ही में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वह जो है कितने चरणों में संपन्न होगा, तो 7 चरणों में संपन्न होगा। इसी के लिए जो है इस चुनाव में अगर कोई भी कैंडिडेट धन या बल का प्रयोग करके वोट को ज़बरदस्ती लेता है तो उसके लिए शिकायत करने के लिए एक ऐप बनाया गया है, सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। सी विजिल ऐप का कार्य क्या है, इस ऐप पर करे आचार संहिता के उल्लंघन का शिकायत यहाँ पे देख सकते हैं और 100 मिनट के भीतर उस कैंडिडेट के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं उनके बारे में देख लेते हैं। किसका है, तो सक्षम ऐप अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और किसके लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अभी जो है इलेक्शन कमीशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो शीतल देवी को बनाया है। ठीक है, किसे बनाया है, तो शीतल देवी को बनाया है। इनकोर ऐप किसका है, तो यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इनको नो योर कैंडिडेट ऐप यह किसने लॉन्च किया है, तो यह भी इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। इसका मतलब होता है इस ऐप के माध्यम से आपके क्षेत्र में कौन से पार्टी के कौन से कैंडिडेट खड़े हैं उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ई साक्षी ऐप किसका है, तो MP लैब्स के द्वारा जो प्रकाशन किया जाता है उसका ऐप है ई साक्षी ऐप। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है, तो अभी हाल ही में दिवंगत हुए स्वामी स्मरणानंद का संबंध किससे है, तो ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी 95 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई है। तो स्वामी स्मरणानंद ये कौन है, तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष हैं और इनकी उम्र 95 वर्ष थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है, ये हैं स्वामी स्मरणानंद। अगर बात करें रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में हुई थी। और इस संस्था की स्थापना किसने करा था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेलूर मठ में है जो कि कलकत्ता में है। अब देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं और इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना करी थी। ये आपको याद रखना है, कब किए थे, तो 1829 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक कौन है, यानी कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इन्हीं की पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन राय जी कहाँ चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं। और लंदन में एक जगह है ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल में ही 1833 को राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। और आज के जो इस प्रकार का थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत हुई है तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। आप सभी वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।